प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं रतन सिंह, राजनीति शास्त्र विभाग, वैश्य महाविद्यालय भिवानी, आपके समक्ष भारतीय संघवाद के स्वरूप पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं, भारत में संघात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया है और भारत की संघीय व्यवस्था को विश्व की संघीय व्यवस्थाओं में एक विशेष स्थान प्राप्त है। लेकिन भारतीय संघीय व्यवस्था की यहाँ पर जितनी आलोचना हुई है उतनी शायद किसी और व्यवस्था की हुई हो। यहाँ पर आमतौर पर यह प्रश्न उठता है कि क्या भारत वास्तव में एक संघीय राज्य है, क्योंकि भारतीय संविधान में कहीं पर भी संघ शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संयोग, यूनियन ऑफ स्टेट्स कहा गया है। भारत के संविधान निर्माताओं के द्वारा भारत को राज्यों का संयोग या यूनियन ऑफ स्टेट्स कहने का अर्थ यह है कि भारत किसी संधि या समझौते का परिणाम नहीं है, यानी कि भारतीय संघ का निर्माण किसी संधि या समझौते से नहीं हुआ है, जैसा कि संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ का हुआ है। दूसरी बात, इसमें भारतीय संघ अटूट है, यह टूट नहीं सकता। इसकी इकाइयों को इससे अलग होने का अधिकार नहीं है। जैसा कि संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ में इकाइयों को अलग होने का अधिकार वहां के मूल संविधान में था। यहाँ पर हम देखते हैं कि भारतीय संघवाद के स्वरूप के ऊपर विद्वानों में एकमतता नहीं पाई जाती है। इनमें प्रोफेसर अलेक्जेंड्रोविक्स का यह मानना है कि भारत में निसंदेह संघात्मक व्यवस्था है और प्रभुसत्ता के तत्वों को इकाइयों में विभाजित किया गया है। इसी श्रेणी में श्री संथानम का भी यही मानना है कि भारत के संघात्मक होने पर किसी प्रकार का संदेह नहीं किया जा सकता। इन दोनों विद्वानों के अनुसार भारत में पूर्ण रूप से संघात्मक व्यवस्था पाई जाती है। लेकिन इस श्रेणी में के.एम. मुंशी का यह मानना है कि भारत में संघात्मक नहीं, भारत एक संघ है, यानी कि भारत में संघात्मक व्यवस्था नहीं है, भारत को मात्र एक संघ कहा जा सकता है। इसी श्रेणी में डॉक्टर के.सी. व्हीयर का यह मानना है कि भारत में संघात्मक तत्व कम पाए जाते हैं और भारतीय संविधान में एकात्मक तत्व अधिक पाए जाते हैं, इसलिए भारत में संघात्मक नहीं एकात्मक शासन प्रणाली है। यहाँ पर कुछ विद्वान ऐसे भी हैं जो न तो भारत में पूर्ण रूप से संघात्मक व्यवस्था की वकालत करते हैं और न ही पूर्ण रूप से एकात्मक व्यवस्था को मानते हैं। उनमें प्रोफेसर डी.एन. बनर्जी का नाम आता है और इनका मानना है कि भारतीय संविधान रूप में तो संघात्मक है परंतु भावना में एकात्मक है। इसी कैटेगरी में श्री दुर्गादास बसु आते हैं। उनका भी यही मानना है कि भारत का संविधान न तो पूर्ण रूप में एकात्मक है और न ही पूर्ण रूप में संघात्मक है, यह तो दोनों तत्वों का मिश्रण है। इस प्रकार स्पष्ट है कि इन विद्वानों में भारतीय संघवाद के स्वरूप पर एकमतता नहीं है, इनके विचार अलग अलग हैं। परंतु असलियत यह है कि भारतीय संघवाद स्वरूप में तो संघात्मक है, जिसमें संतुलन केंद्र की ओर झुका हुआ है। यहाँ पर एक बात और स्पष्ट करना चाहूँगा कि भारत में संघवाद का जो स्वरूप है वो पूर्णतः संघात्मक है या पूर्णतः एकात्मक है या फिर दोनों का मिश्रण है।
इस बात को स्पष्ट करने के लिए, इस असलियत का पता लगाने के लिए, सच्चाई का पता लगाने के लिए हमें भारतीय संविधान में दिए गए संघात्मक तत्व और एकात्मक तत्व दोनों का अध्ययन करना अनिवार्य है। तो सबसे पहले भारतीय संविधान में दिए गए संघात्मक तत्व। भारतीय संविधान में पाए जाने वाले संघात्मक तत्वों में सर्वप्रथम आता है शक्तियों का बंटवारा। भारतीय संविधान के अनुसार केंद्र और राज्यों में शक्तियों का बंटवारा किया गया है और संघात्मक शासन प्रणाली वाले देश में शक्तियों का बंटवारा होना अनिवार्य है। तो भारत में 3 सूचियों में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियां बांटी गई हैं: संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची में 97 विषय रखे गए हैं और ये विषय राष्ट्रीय महत्व के हैं। इन विषयों में विदेशी मामले, युद्ध, शांति और समझौता, नागरिकता, रेलवे, डाक व तार, मुद्रा, बैंक, बीमा, उच्चतम तथा उच्च न्यायालयों की रचना आदि आते हैं। इन विषयों के ऊपर कानून बनाने का अधिकार केंद्रीय विधानमंडल को प्राप्त है। दूसरा, राज्य सूची। राज्य सूची में 66 विषय हैं और ये स्थानीय महत्व के हैं। इन पर कानून बनाने का अधिकार राज्य विधानमंडलों को दिया गया है। इस सूची में सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस व जेल, स्थानीय सरकार, कृषि व सिंचाई, सार्वजनिक स्वास्थ्य आदि विषय आते हैं और ये राज्यों के महत्व के हैं और इनके ऊपर कानून राज्य विधानमंडल बनाते हैं। समवर्ती सूची में 47 विषय रखे गए हैं। इन विषयों पर कानून संसद तथा राज्य विधानमंडल दोनों ही बना सकते हैं, लेकिन अगर संसद और राज्य विधानमंडलों में बनाए गए कानूनों पर मतभेद हो जाए तो फिर संसद के बनाए हुए कानून को प्राथमिकता दी जाती है और राज्यों का कानून रद्द माना जाता है। समवर्ती सूची में जो विषय हैं उनमें हैं शिक्षा, दंड विधि, विवाह और विवाह विच्छेद, उत्तराधिकारी, मजदूर संघ, छापाखाना, समाचार पत्र, सामाजिक सुरक्षा आदि विषय आते हैं और इनके ऊपर कानून केंद्रीय विधानमंडल और राज्य विधानमंडल दोनों बना सकते हैं। इनके अलावा जो विषय इन 3 सूचियों में से किसी भी सूची में शामिल नहीं हुए, उन विषयों को अवशेष शक्तियां माना गया है और इनके ऊपर कानून बनाने का अधिकार केंद्रीय विधानमंडल को दिया गया है। अगला संघीय तत्व भारतीय संविधान में पाया जाता है लिखित संविधान। संघीय व्यवस्था वाले देश का संविधान लिखित होना जरूरी है और भारत का संविधान लिखित है। इसको एक संविधान सभा के द्वारा लिखा गया है और इसमें स्पष्ट रूप से केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा लिखा गया है। दोनों के बीच शक्तियों को स्पष्ट रूप से विभाजित किया गया है ताकि आने वाले समय में किसी प्रकार का कोई मतभेद उत्पन्न न हो। अगला संघीय तत्व है कठोर संविधान। संघीय व्यवस्था वाले देश का संविधान कठोर होना जरूरी होता है और भारत का संविधान कुछ मामलों में कठोर भी है। कठोर संविधान का अर्थ यह होता है कि उसको बदलने के लिए एक विशेष विधि अपनाई जाए, न कि संसद साधारण बहुमत से उसमें संशोधन कर सके। इस दृष्टि से भारतीय संविधान में कुछ धाराओं को, जिनका संबंध केंद्र और राज्य की शक्तियों व अधिकार क्षेत्र से है, उनको आसानी से नहीं बदला जा सकता। इन धाराओं को बदलने के लिए, इनमें परिवर्तन करने के लिए संसद के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास होना और साथ में आधे राज्यों के विधानमंडलों के द्वारा इसका अनुमोदन होना जरूरी है। भारतीय संविधान में
42वां और 44वां संशोधन इसी विधि से किया गया था। भारतीय संविधान में अगला संघीय तत्व है संविधान की सर्वोच्चता। संघीय व्यवस्था वाले देश का संविधान सर्वोच्च होना जरूरी है और भारत में संविधान को सर्वोच्च कानून माना गया है। भारत में संविधान से बड़ा कोई नहीं है। सरकार के तीनों अंग संविधान से निर्देश प्राप्त करते हैं और उसके अनुसार ही काम करते हैं। यानी कि भारत का संविधान सर्वोच्च है और संविधान से ऊपर भारत में कुछ भी नहीं है। अगला तत्व है स्वतंत्र न्यायपालिका। संघीय व्यवस्था के देश में न्यायपालिका का स्वतंत्र होना जरूरी है और भारत में भी सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार प्राप्त है कि वह कार्यपालिका और विधानपालिका द्वारा किए गए किसी भी कार्य को जिसे वह संविधान के विरुद्ध समझे उसको न्यायिक पुनर्निरीक्षण की शक्ति के द्वारा अवैध घोषित कर सकता है। अगला संघीय तत्व है दो सदनीय विधानमंडल। संघात्मक व्यवस्था वाले देश में विधानमंडल दो सदनीय होता है। भारत में भी दो सदनीय विधानमंडल को अपनाया गया है। एक सदन जिसका नाम लोकसभा है और दूसरे सदन को राज्यसभा कहा जाता है। लोकसभा निम्न सदन है और राज्यसभा ऊपरी सदन है। लोकसभा समस्त देश का प्रतिनिधित्व करती है और राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। लोकसभा के सदस्य जनता के द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, जबकि राज्यसभा के सदस्य विधानमंडलों द्वारा चुने जाते हैं। इसी श्रेणी में अगला संघीय तत्व आता है दोहरी शासन प्रणाली। संघीय व्यवस्था वाले देश में शासन प्रणाली का दोहरा होना भी जरूरी है, यानी कि एक केंद्रीय सरकार और दूसरा राज्य सरकारों का होना अनिवार्य है। भारत में 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। जिस प्रकार केंद्र में संसद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री व मंत्रिमंडल है, उसी प्रकार प्रत्येक राज्य में विधानपालिका, विधानमंडल, गवर्नर और मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल पाए जाते हैं। यानी कि भारत में दोहरी शासन प्रणाली को एक तो केंद्रीय स्तर पर और एक राज्यों के स्तर पर देखा जाता है। इस प्रकार भारतीय संविधान में ये संघात्मक तत्व पाए जाते हैं और जिनको देख करके यह कहा जा सकता है कि भारत वास्तव में एक संघीय व्यवस्था वाला देश है। लेकिन जो विद्वान भारत की इस संघीय व्यवस्था की आलोचना करते हैं, उनका मानना है कि भारतीय संविधान में एकात्मक तत्व भी पाए जाते हैं, इसलिए भारत को संघात्मक शासन प्रणाली वाला देश कहना अनुचित होगा। तो यहाँ पर भारतीय संविधान में मौजूद एकात्मक तत्वों की जांच करना भी अनिवार्य है। इनमें सर्वप्रथम आता है एकात्मक तत्वों में इकहरी नागरिकता। भारतीय संविधान के अनुसार भारत में इकहरी नागरिकता को अपनाया गया है। भारत में हम सब अंतिम तौर पर भारत के नागरिक हैं। हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश के नागरिक नहीं हैं। जैसा कि संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रत्येक नागरिक को दोहरी नागरिकता प्राप्त है। प्रत्येक नागरिक अपने राज्य का भी नागरिक है और संयुक्त राज्य अमेरिका का भी नागरिक है। तो ये एकात्मकता तो भारत में पाया जाता है। दूसरा है इकहरा संविधान। भारत में इकहरा संविधान है। पूरे देश में एक संविधान को अपनाया गया है, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका में राज्य अपने स्तर पर कुछ एक
नई व्यवस्थाओं को, अलग व्यवस्थाओं को स्वीकार कर सकते हैं, अपना सकते हैं, उनको अधिकार दिया गया है। लेकिन भारत में केंद्रीय स्तर पर और राज्यों के स्तर पर एक ही संविधान की, एक ही कानून की पालना की जाती है। तीसरा एकात्मक तत्व कहा जा सकता है इकहरी न्यायपालिका। भारत में इकहरी न्यायपालिका को अपनाया गया है। केंद्र में सर्वोच्च न्यायालय और राज्यों में उच्च न्यायालय अलग अलग नहीं हैं, बल्कि ये सभी एक सूत्र में बंधे हुए हैं। सभी राज्यों के उच्च न्यायालय और छोटे स्तर के न्यायालय केंद्रीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश अनुसार काम करते हैं और अपने जो भी निर्णय होते हैं, जो भी फैसले होते हैं, वो सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों को आधार मानकर किए जाते हैं। अगली एकात्मक विशेषता भारतीय संविधान में बताई जा सकती है कि शक्तियों का बंटवारा केंद्र के पक्ष में है। भारतीय संविधान के अनुसार जो शक्तियों का बंटवारा किया गया है, उससे स्पष्ट है कि केंद्र ज़्यादा शक्तिशाली है। यानी कि संघ सूची के 97 विषय जो केंद्रीय महत्व के हैं, जिनका इम्पोर्टेंस ज़्यादा है और उनकी संख्या भी ज़्यादा है, और समवर्ती सूची के विषय भी केंद्रीय विधानमंडल के द्वारा प्रयोग किए जा सकते हैं। और कुछ एक परिस्थितियों में राज्य सूची के ऊपर भी कानून बनाने का अधिकार केंद्रीय विधानमंडल को है। यानी कि केंद्रीय विधानमंडल, केंद्रीय सरकार पूरी देश के लिए कानून बना सकती है। सभी सूचियों में दिए गए विषयों के ऊपर कानून बनाने का अधिकार उसको प्राप्त है। चाहे राज्य सूची के विषयों के ऊपर कानून बनाने का अधिकार कुछ एक परिस्थितियों में उसको दिया गया है। अगला एकात्मक तत्व बताया जा सकता है आपातकालीन व्यवस्था। जब देश के अंदर संकट काल होता है, चाहे वह अनुच्छेद 352 के तहत हो या 356 के तहत हो, तब पूरे देश का शासन भारत के राष्ट्रपति के हाथ में आ जाता है और पूरे देश में एक छत्र राज केंद्र का हो जाता है। तो इससे भी स्पष्ट है कि भारत में एकात्मक तत्व विद्यमान है और संघात्मक तत्व यहाँ पर गौण हो जाते हैं। अगला इसमें बता सकते हैं राज्यपालों की नियुक्ति। राज्यपाल राज्य का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है और राज्यपालों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह से की जाती है। और ये राज्यपाल राज्यों में राज्यों का प्रतिनिधित्व करने की बजाय केंद्रीय सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस प्रकार राज्यपालों के माध्यम से केंद्रीय सरकार राज्य सरकारों के ऊपर नियंत्रण रखती हैं, जिससे स्पष्ट हो जाता है कि भारत में एकात्मक शासन है। इसके अलावा नए राज्यों का निर्माण, राज्यों का नाम बदलना, राज्यों की सीमा में परिवर्तन करना और किसी दूसरे प्रकार का संशोधन संसद के हाथ में है। राज्य अपना स्वयं नाम भी नहीं बदल सकते, अपनी सीमा में भी परिवर्तन नहीं कर सकते, ये सब केंद्रीय संसद के हाथ में है। तो इससे स्पष्ट होता है कि केंद्रीय संसद ज़्यादा शक्तिशाली है और राज्यों को नाम मात्र की शक्ति दी गई है। तो हम कह सकते हैं इस जांच के बाद, इन संघात्मक और एकात्मक तत्वों का अध्ययन करने के बाद, कि भारत में शांति के समय में तो संघात्मक शासन प्रणाली स्पष्ट रूप से दिखाई देती है और राज्यों को अपनी शक्तियों का प्रयोग करने की पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त है। लेकिन आपातकालीन परिस्थितियों में केंद्रीय सरकार को विशेष शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं, क्योंकि देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए ये सब जरूरी है। संकट काल की समाप्ति के साथ ही राज्यों को पुनः सभी शक्तियां वापस सौंप दी जाती हैं। अतः भारत में संघात्मक व्यवस्था के साथ साथ शक्तिशाली केंद्र की स्थापना की गई है, ताकि संकटकालीन परिस्थितियों पर काबू पाया जा सके। तो
इस प्रकार हम निष्कर्ष के तौर पर कह सकते हैं कि भारत में संघवाद का स्वरूप और परंपरा यहाँ पर सहयोगी संघवाद की रही है। इसलिए केंद्र और राज्यों को आपस में एक दूसरे से लड़ने झगड़ने की बजाय आपस में सहयोग करना चाहिए। राज्यों को अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा को छोड़कर राष्ट्र हित का ध्यान रखना चाहिए तथा पारस्परिक सहयोग एवं विश्वास का रवैया अपनाना चाहिए, जिससे देश में स्वस्थ संघवादी व्यवस्था को बल मिलेगा।